नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका हमारे खास कार्यक्रम मुद्दा में और मैं हूं आपके साथ सृष्टि मेहता। देखिए, हरियाणा में चुनाव चाहे लोकसभा का हो या फिर विधानसभा का या फिर हो निकाय चुनाव, कांग्रेस में चुनाव से पहले तनाव ना हो ऐसा मुमकिन नहीं लगता। एक बार फिर से कांग्रेस में गुटबाजी देखने को मिली है। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष उदय भान ने जो लिस्ट जारी की है, अब उस लिस्ट पर कांग्रेस के प्रदेश प्रभारी दीपक बाबरिया ने विराम लगा दिया है, जिससे एक बार फिर से कांग्रेस में अंदरूनी तकरार खुलकर सामने आ गई है। सबसे पहले एक रिपोर्ट देखिए और उसके बाद करेंगे इस विषय पर चर्चा। लिस्ट पर विराम, बाबरिया वर्सेस उदय भान। क्या कांग्रेस में सब ठीक है? हरियाणा कांग्रेस की एकता में अनेकता एक बार फिर देखने को मिली है। विधानसभा चुनाव में मिली हार की गेम से कांग्रेस अभी ठीक से उभरी भी नहीं थी कि नेताओं की आपसी जंग फिर से कांग्रेस को अपार टेंशन दे रही है। जिन नेताओं को प्रदेश में संगठन की मजबूती का जिम्मा सौंपा गया है, ऐसा लगता है कि उन्हीं नेताओं में आपसी सामंजस्य की भरपूर कमी है। इसका अंदाजा इन दो लेटर से लगाइए। एक लेटर है हरियाणा में कांग्रेस जिला प्रभारियों की नियुक्ति का, जिसे जारी किया था कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष उदय भान ने, और दूसरा लेटर है नियुक्त किए गए जिला प्रभारियों की नियुक्ति पर रोक का, जिसे कांग्रेस के प्रदेश प्रभारी दीपक बाबरिया ने जारी किया है। पहला लेटर 18 दिसंबर को रिलीज हुआ और दूसरा लेटर 19 दिसंबर को रिलीज किया गया। मतलब ये हुआ कि एक दिन पहले जिन जिला प्रभारियों की नियुक्ति उदय भान ने की थी, अगले ही दिन दीपक बाबरिया ने उन नियुक्तियों पर रोक लगा दी। अब बड़ा सवाल ये है कि आखिर उदय भान की ओर से जारी की गई लिस्ट पर दीपक बाबरिया ने रोक क्यों लगाई? इसके पीछे भी कई वजह बताई जा रही हैं। वजह यह है कि इस लिस्ट में शैलजा गुट के कोई भी नेता शामिल नहीं थे। बताया यह भी जा रहा है कि लिस्ट में नाम न होने के बाद कांग्रेस के कुछ बड़े नेताओं ने आपत्ति जताई थी। वहीं उदय भान की ओर से जारी की गई जिला प्रभारियों की लिस्ट में 6 विधायकों और 12 पूर्व विधायकों के नाम शामिल थे। इसके साथ ही 2 पूर्व मंत्रियों को भी जगह दी गई थी। हालांकि अभी तक कांग्रेस के नेताओं ने इस पर कोई स्पष्टीकरण तो नहीं दिया है, लेकिन इतना तय है कि कांग्रेस की इस लिस्ट पर छिड़े घमासान से प्रदेश में कांग्रेस विरोधियों के निशाने पर जरूर आ गई है। मॉक ड्रिल में आज तक वो नहीं दिखा पाई, इसलिए ईवीएम खराब नहीं है। कांग्रेसियों का इतनी लंबी हार के बाद दिमाग खराब हो गया है, इसलिए उनसे पूछे जो 37 जीत का है, उनसे एक से कहलवाइए ईवीएम खराब है। जो कांग्रेस के 5 सांसद अब से 6 महीने 5 महीने पहले जीत गए, तब ईवीएम इन्होंने एक बार भी ईवीएम को दोष नहीं दिया। निकाय चुनाव से पहले कांग्रेस नेताओं का ये दाव समझ से परे है। लगातार चुनाव हारने के बाद भी गुटबाजी कांग्रेस के खेमे से दूर नहीं जाती। शायद इसीलिए कांग्रेस के विरोधी चुनाव से पहले ही कांग्रेस की हार का दावा करने लगते हैं। बहरहाल अब देखना ये होगा कि लिस्ट पर कांग्रेस में छिड़े अंदरूनी घमासान का समाधान क्या निकलता है। डेस्क रिपोर्ट, हरियाणा न्यूज। और देखिए, इसी पर बातचीत करने के लिए खास मेहमान हमारे साथ जुड़े हैं। सबसे पहले परिचय उनका करवा देते हैं। देखिए, भारतीय जनता पार्टी की तरफ से प्रवक्ता प्रोफेसर विदु रावल जी हमारे साथ जुड़ गए हैं और कांग्रेस की तरफ से नेता राय सिंह जुड़े हैं। इनेलो प्रवक्ता ओंकार सिंह हमारे साथ जुड़ गए हैं। वरिष्ठ पत्रकार राजेंद्र जादौन। आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है। क्योंकि विषय कांग्रेस से जुड़ा है, इसलिए राय सिंह जी, सबसे पहले मैं आपका ही रुख करना चाहूंगी। किस तरह से हम इसको समझे? लिस्ट जारी होती है 18 दिसंबर को, फिर 19 दिसंबर को इस पर रोक लगा दी जाती है। उदय भान लिस्ट जारी करते हैं, दीपक बाबरिया रोक लगा देते हैं। क्या कारण रहे ऐसे कि अचानक से रोक लगानी पड़ी? देखिए सृष्टि जी, जहां तक लिस्ट जारी करने का मामला रहा है, उसके बाद जिस प्रकार बाबरिया जी ने लिस्ट को रोका है, जो आपके पास ये खबर आई है, इस प्रकार से आपने इसको स्पष्ट किया है, मैं इसमें साफ कर देना चाहता हूं कि ये कांग्रेस के जो हाईकमान हमारा है, इसका सीधा और साफ सुथरा जवाब बाबरिया जी दे सकते हैं कि क्यों और किस प्रकार से उन्हें ऐसा लगा
कि लिस्ट में क्या कमी रही है और लिस्ट को क्यों रोक दिया गया है, कारण क्या है, सुधार होगा, बदलाव होगा या लिस्ट को दोबारा से बनाए रखने के लिए दोबारा कोई बैठक मीटिंग होगी। ये तो केवल और केवल मात्र जवाब हमारे प्रभारी जो तो हमारे पार्टी में अब तक चर्चा बाबरिया नहीं साहब वो हुई क्या दे इस सकते हैं। पर कि लिस्ट पर रोक क्यों लगाई गई? अब तक कोई चर्चा नहीं हुई इस पर? नहीं, अभी तक कोई चर्चा अंदरूनी हो सकती है, नेताओं के बीच संवाद की प्रक्रिया जारी रह सकती है, आपस में चर्चा हो सकती है। जिस प्रकार आप भी अपने प्रतिष्ठित चैनल पर डिबेट लेकर आए हैं, उसी प्रकार चर्चाएं होती हैं कि हर व्यक्ति का एक अलग ओपिनियन हो सकता है। कांग्रेस के अंदर बुद्धिजीवी लोगों का एक बहुत बड़ा यहाँ पे हमारा प्रभाव रहा है। वो लोग इस बात को किस तरह का समझते हैं कि क्या कारण रहा है, वो क्या समझते हैं, वो हर कांग्रेसी कार्यकर्ता उस बात को जानता है। कहीं ना कहीं लगता है कि क्या अभी जो हमारी कांग्रेस विधानसभा चुनाव में, हमने लोकसभा चुनाव में बहुत शानदार प्रदर्शन किया, हमारे कार्यकर्ताओं ने, नेताओं ने, जिस प्रकार 5 सीटें लोकसभा की हमने जीती हैं और उसके बाद हमारा वोट प्रतिशत जो है वो भाजपा से अधिक रहा है। तो क्या कारण रहा कि विधानसभा लोकसभा की आप चुनाव में बात इस करें, प्रकार से विधानसभा की भी बात कीजिए। और कहीं ना कहीं यही कारण है कि विधानसभा चुनाव में जो आपको हार मिली उस पर कहीं ना कहीं गुटबाजी को एक बड़ी वजह माना जा रहा था, गुटबाजी जिम्मेदार बताई जा रही थी। और अभी जो लिस्ट जारी होना, फिर उसके बाद अगले ही दिन कैंसिल हो जाना, उस पर रोक लगा देना, इसके पीछे भी कहीं ना कहीं राय सिंह जी कहा जा रहा है कि ये कांग्रेस के अंदर की गुटबाजी है जिसकी वजह से ये सब कुछ हो रहा है। एक एग्जाम्पल यहां पर यह भी दिया गया है कि लिस्ट में कई नाम थे, 6 विधायक के, 12 पूर्व विधायक, 2 मंत्री भी इस लिस्ट में शामिल थे, लेकिन शैलजा गुट के किसी नेता को जगह नहीं मिली थी इसमें। देखिए सृष्टि जी, जो आकलन और मूल्यांकन आपने किया है, इसी प्रकार हर कार्यकर्ता, नेता कांग्रेस का मूल्यांकन कर रहा है और विपक्ष के लोग भी, सत्ता पक्ष के लोग भी, दूसरी पार्टी के लोग मूल्यांकन करते हैं। हम समझते हैं कि अभी कोई स्पष्ट कारण या स्पष्ट कोई हमें संकेत या कोई स्पष्ट आदेश हमें प्राप्त नहीं हुए हैं कि क्या कारण रहा है लिस्ट रोकने का। कई कारण हो सकते हैं, कई बातें हो सकती है। अभी चुनाव में आपने मेरी बात को पूरा नहीं सुना। विधानसभा चुनाव में जिस प्रकार कुछ मात्र प्रतिशत वोटों से हम चुनाव हारे हैं, तो उसकी अभी एक जांच कमेटी बिठाई गई थी। उस जांच कमेटी की रिपोर्ट आनी है, रिपोर्ट के बाद सुझाव आने हैं और सुझाव के बाद नेताओं के वक्तव्य और जिला स्तर पर जाकर कांग्रेस के कार्यकर्ता के साथ बातचीत करनी है। चलिए, अभी क्योंकि आपने लंबी जांच प्रक्रिया कमेटी जारी का है। जिक्र किया, तो जांच कमेटी की जो जब जैसे जैसे चर्चा हो रही थी, जैसे जैसे कुछ कुछ बातें निकलकर सामने आ रही थी, रिपोर्ट सामने आ रही थी, तब भी हमने देखा था किस तरह से उदय भान और दीपक बाबरिया जो है वो आमने सामने नजर आ रहे थे। उनकी कुछ बातें जो है आपस में कहा जा सकता है कि मैच नहीं कर रही थी। कहीं ना कहीं एक बार फिर से तब भी गुटबाजी जो है वो निकलकर सामने आई थी। चलिए ठीक है, बाकी मेहमानों को भी चर्चा में जोड़ते हैं। विदु रावल जी, बीजेपी किस तरह से देख रही है इसे? सृष्टि जी, आपको नमस्कार और आपके माध्यम से हरियाणा न्यूज देख रहे हैं सभी दर्शकों को और हमारे जो साथी पैनलिस्ट हैं राय सिंह जी बहुत दिनों बाद आज मिले हैं यहाँ पर, उनको भी और बाकी साथी जो पैनलिस्ट हैं उनको भी नमस्ते। मैं उम्मीद कर रहा हूँ मेरी आवाज ठीक ठाक आ रही है। जी बिल्कुल। देखिए, कहते हैं दोस्ती जब किसी से की जाए, ये दोस्ती जब किसी से की जाए तो दुश्मनों की भी राय ली जाए। तो आज राय सिंह जी आए हैं हमारे यहाँ पर, लेकिन बता नहीं पा रहे हैं कि एक दिन लिस्ट आना और फिर एक दिन लिस्ट का चले जाना, बड़ी बेरुखी से तेरे कूचे से रुखसत हुए, इस प्रकार से क्यों कांग्रेस में लगातार होता है। मैं याद करता हूँ प्रवक्ताओं की लिस्ट भी इस प्रकार से एक दिन आई थी, भूपेंद्र हुड्डा लेकर आए थे और फिर चली गई थी। खैर, मैं कुमारी शैलजा जी और उनके पूरा जो उनका इकोसिस्टम है कांग्रेस पार्टी में, उसको मैं बधाई देता हूँ कि भूपेंद्र हुड्डा ने जिस प्रकार से तानाशाही कर अपने जो लोग, ऐसा समाचार आ रहे हैं कि अपने लोग भर्ती कर दिए थे और कुमारी शैलजा जी ने उन सब लोगों को की छुट्टी करवा दी है और उस लिस्ट पर रोक लगा दी है। ये जो है इसके लिए बधाई की पात्र हैं। जैसे कांग्रेस पार्टी के चुनाव पर रोक लगा दी थी, उनकी जीत पर रोक लगा दी थी, लगभग इसी प्रकार से आज जो है लिस्ट पर रोक लगी है। लेकिन पहली बार हुआ है क्या ऐसा सृष्टि जी? पहली बार तो नहीं हुआ ऐसा। कांग्रेस में तो ये एक तरह से रिवाज की तरह हो गया ना, ये रिवाज की तरह हो गया। एक दिन लिस्ट आती है, फिर उसके बाद लिस्ट रुक जाती है। जब कुमारी शैलजा जी खुद प्रदेश अध्यक्ष थी, उस समय भी तो लगभग जो है 3, साढ़े 3, 4 साल यही काम रहा। कुमारी शैलजा जी को किसी प्रकार से संगठन नहीं बनाने दिया गया।
तो अब कुमारी शैलजा जी क्यों संगठन बनाने देंगी या इस प्रकार की लिस्टें जारी करने देंगी, खासतौर पे तब जब उनको इस तरह बुरी तरह से अपमानित करके विधानसभा का चुनाव लड़ा गया। उस विधानसभा का चुनाव जिसको राय सिंह जी याद भी नहीं करना चाहते, वो सीधा ही लोकसभा के बाद से आज आते हैं, बीच में विधानसभा का चुनाव भूल गए कि विधानसभा का चुनाव हो चुका है। खैर, बड़े अचरज की बात है कि उदय भान ने लिस्ट जारी की और बाबरिया ने लिस्ट रोक दी। अब उदय भान जी कैसे मुंह दिखाएंगे जनता को, कैसे अपने कार्यकर्ताओं को मुंह दिखाएंगे कि वो लिस्ट जारी करते हैं और बाबरिया जो है वो रोक देते हैं। ऐसा तो नहीं चल सकता किसी पॉलिटिकल पार्टी में कि कोई पार्टी का अध्यक्ष है वो लिस्ट जारी करे, कितने विश्वास से जारी की होगी, और जिनके नाम जारी किए उन्होंने लड्डू वगैरह भी बांटे होंगे। आजकल मुझे पता चला है कि कांग्रेस के अंदर तो जलेबियां चलती हैं। राहुल गांधी जी बता गए थे कि जलेबी की फैक्ट्री से जलेबी निकाल कर लाना और जलेबी ही खिलाना। तो जो जलेबियां इन सब लोगों ने खिलाई होंगी, उन जलेबियों का क्या होगा? क्या जलेबी की पेमेंट जलेबी देने वालों को दे दी गई होंगी? क्या वो ऐसा तो नहीं होगा कि जलेबी की पेमेंट के लिए जो है वो बेचारा जलेबी वाला पीछे पीछे घूमेगा? मैं बड़ा हैरान हूं किस प्रकार से ये काम चल रहा है। लेकिन अगर जलेबी की पेमेंट नहीं दी गई तो इसका पूरा जिम्मेदारी जो है बाबरिया पर है। उदय भान पर इसका कोई कसूर नहीं है, क्योंकि उदय भान ने तो जलेबी खिलाने की व्यवस्था कर दी थी, लेकिन बाबरिया जी ने वो जलेबी पर रोक लगा दी है। इसके लिए जो है पूरे तौर पर बाबरिया का जो बाबरिज्म है वो जिम्मेदार है। हम उम्मीद करेंगे बाबरिया जी की हेल्थ अच्छी हो, वो भी जलेबी खा पाए। मुझे पता चला कि वो कुछ दिनों अस्पताल में रहकर आए हैं, और अस्पताल में रहकर आए हैं तो इस वजह से शायद वो आजकल जलेबियां नहीं खा रहे। लेकिन वो जलेबियां नहीं खा पा रहे का मतलब ये नहीं कि औरों को भी जलेबियां नहीं खाने देंगे, औरों की भी लिस्ट को फाड़ दिया करेंगे। ऐसा नहीं चल सकता सृष्टि जी। उनको बाबरिया जी को चाहिए कि वो जब तक वो खुद नहीं खा सके और लोग जो हैं जलेबियां खा लें, और जब तक दूसरे लोग जो हैं जलेबियां खा रहे हैं तब तक वो भी उसमें आनंद लें, और बहुत जल्दी स्वस्थ होकर बाबरिया जी भी जलेबी खाने लायक हो जाए। लेकिन ये लिस्ट रावत जी, बहुत जलेबियां यहाँ पर आपने खिला दी। खारिज कर देना। ओंकार सिंह जी को मैं चर्चा में अब जोड़ना चाहूंगी। सर, इनेलो का क्या स्टैंड है इस पे, निकाय चुनाव की तैयारियों को लेकर भी, और जिस तरह से कांग्रेस में एक बार फिर से देखा जा रहा है कि कहीं ना कहीं गुटबाजी फिर से हावी हो रही है निकाय चुनावों में भी? सृष्टि जी, ये कोई नई बात नहीं है और मैं इसको कोई नया मानता भी नहीं हूँ, क्योंकि कांग्रेस में गुटबाजी आज से नहीं चल रही। पिछले 10 साल से ज्यादा का समय हो गया, संगठन नहीं बन पाया, कोई भी दृढ़ फैसला नहीं लिया गया। तो ये कहीं ना कहीं इनकी कमी है। ठीक है, इनका आंतरिक मामला है, ये खुद देखें क्या करना है। लेकिन जब कोई बात पब्लिक डोमेन में आ जाती है तो उससे जनता प्रभावित होती है। इसका बहुत बड़ा प्रभाव क्या हुआ, विधानसभा चुनाव में जो हवा थी, जो जनता की राय थी, जो आप सारे टीवी चैनलों का एग्जिट पोल था, वो तो कह रहा था कि कांग्रेस की सरकार बन रही है। हरियाणा न्यूज ने एग्जिट पोल नहीं चलाया, ये भी मैं क्लियर करना चाहूंगा। ये उसका रिजल्ट है, इसलिए कोई नई बात नहीं। जी, आपके नहीं चलाया, लेकिन ज्यादातर टीवी चैनल ने जो एग्जिट पोल दिया था उसका यही रिजल्ट था। लेकिन ये कोई नई बात नहीं है, मैं पहले कह चुका हूं, ये तो नॉर्मल सी बात है। दूसरी बात आपने कही कि हमारे क्या तैयारी है। देखिए, कोई भी चुनाव हो, हम स्थानीय निकाय का चुनाव हो, पंचायत के चुनाव हो, हम सिंबल पर लड़ते हैं। हाँ। और इस बार भी हम सिंबल पर चुनाव लड़ेंगे। हमारा संगठन पूरा मजबूत है। 2019 में जो हमारी परिस्थितियां थी, मात्र 1 सीट रह गई थी और उस वक्त हमारा संगठन टूट गया था, क्योंकि पार्टी और परिवार के 2 हिस्से हो गए थे। एक नई पार्टी का जन्म जेजेपी के रूप में हो गया था। हमारे को बहुत बड़ा झटका लगा था। लेकिन इन 5 सालों में हमने भरपूर मेहनत करी और नए सिरे से अपना संगठन बना लिया है। अब स्थानीय निकाय के चुनाव इनेलो बहुत अच्छी तरह से लड़ेगी और हमें उम्मीद है कि जनता का सहयोग भी मिलेगा और परिणाम भी अच्छा। चलिए, उम्मीद तो आपको है कि जनता का सहयोग मिलेगा और आप अच्छा परफॉर्म करेंगे, लेकिन इसके लिए पार्टी की तरफ से तैयारियां जो है वो कितनी तेज की जा रही हैं? क्योंकि हम भारतीय जनता पार्टी को भी देख रहे हैं लगातार एक कदम आगे बढ़ाती हुई। इधर कांग्रेस की तरफ से भी हालांकि चलो लिस्ट जारी हो रही है, रोक भी लग रही है, लेकिन एटलीस्ट कांग्रेस इनिशिएट ले रही है। उसी तरह से इनेलो कहां पा रही है खुद को? ज्योति जी, अभी तो चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी की रिसेंटली निधन हुआ है, तो हम लोग अभी उसी कार्यक्रम में लगे हुए। उनकी श्रद्धांजलि सभा जो है 31 दिसंबर को है। उसके बाद भी कोई इसके बारे में कह पाएंगे,
लेकिन मैं इतना जरूर कह सकता हूँ, इनेलो का संगठन पहले की तरह मजबूत है और बहुत अच्छी तरीके से हम ये नगर निकाय विभाग के चुनाव लड़ेंगे भी और अच्छे परिणाम भी आए। चलिए, जरूरत भी है इनेलो को इस चीज की। ठीक है, राजेंद्र जादौन जी का मैं रुख करना चाहूंगी। जादौन साहब, आप किस तरह से देख रहे हैं इस पूरे मामले को, और जिस तरह से हमने ये भी जिक्र अभी किया और शुरू से विधानसभा चुनाव के नतीजे आने के बाद से भी ये बार बार जिक्र हुआ है कि कहीं ना कहीं गुटबाजी कांग्रेस की इतनी ज्यादा हावी पार्टी पर हो जाती है कि उसका नुकसान कांग्रेस को उठाना पड़ता है। अब निकाय चुनाव से पहले भी इस तरह की खबरें सामने आना, हुडा ग्रुप की बात होना, शैलजा ग्रुप के नेताओं को जगह ना मिलना, फिर से इस तरह की बातें उठ रही हैं। देखिए, हाल फिलहाल तो ये लिस्ट का मामला है कि जिला प्रभारी नियुक्त किए गए थे और इसके बाद बाबरिया जी ने रोक लगा दी। सवाल ये है कि अगर जिला प्रभारी नियुक्त किए गए थे और बाबरिया जी का इस्तीफा मंजूर नहीं हुआ है और वो अभी तक जिला प्रदेश के प्रभारी बने हुए हैं, तो मैं समझता हूँ जिला प्रभारियों की सूची बाबरिया जी के साथ विचार विमर्श करके, सलाह करके या उनकी भी राय लेकर ही जारी की जानी चाहिए थी, तो उनको रोक लगाने की जरूरत नहीं पड़ती। लेकिन मुझे लगता है कि ये जो है बाबरिया जी की इसलिए राय नहीं ली गई होगी कि ये आमने सामने है, चौधरी उदयभान और बाबरिया जी। वो जो चुनाव में धांधली और वो ईवीएम सेट करने का जो कोई 14 सीटों का आया था मैसेज, उसके बारे में बयान बदल गए। बाबरिया जी कह रहे थे मैंने उदयभान जी को भेज दिया था, उदयभान जी कह रहे मुझे पूरा नहीं मिला, अस्पष्ट मिला। तो वहां ये महसूस किया जा रहा था कि ये इस मुद्दे पर आमने सामने हो गए। तो मुझे लगता है कि उसी की परिणति है, ये उसी का परिणाम है कि ये जो जिला प्रभारियों की सूची उन्होंने अपने स्वतंत्र रूप से जारी कर दी और प्रभारी को महसूस नहीं किया कि वो भी मौजूद हैं और वो बाद में प्रभारी ने उस पर रोक लगा दी। तो ये खींचतान और गुटबाजी, अब इसके पीछे और कौन सा गुट है जिसने बाबरिया जी को ये एक्शन लेने के लिए जो है तैयार किया? तो कोई गुट हो सकता है, क्योंकि कहा जाए कि शैलजा गुट के किसी भी नेता का नाम नहीं है इस लिस्ट में। देखिए, नाम लेना बड़ा मुश्किल है, गुट और भी है, किसी ने और नहीं आपत्ति कर दी हो या हुडा ग्रुप में ही किसी ने असंतुष्ट ने आपत्ति कर दी हो, क्या पता। तो ये है कि गुटबाजी जरूर है, तो कांग्रेस जो है हार के बाद भी आगे बढ़ने का कोई भी काम नहीं कर पा रही, कोई भी कदम आगे नहीं बढ़ा पा रही। नेता प्रतिपक्ष की नियुक्ति भी नहीं हुई है, उस पर भी बार बार चर्चा होती है। अब फिर जिला प्रभारियों की नियुक्ति नहीं हुई। पिछले 10 साल से संगठन मतलब नहीं बनाया जा सका। जिला और ब्लॉक स्तर पर जो अध्यक्ष नियुक्त किए जाते हैं, इकाइयां बनाई जाती हैं, वो नहीं बनाई जा सकती। और फिर उस पर भी एक बार तो ये आ गया कि वो जो जिला अध्यक्षों की और ब्लॉक अध्यक्षों की सूची बाबरिया जी के पास ही पड़ी रहेगी और बाबरिया जी ने भी स्वीकार कर लिया कि हाँ वो सूची मेरे पास ही पड़ी रहेगी थी, यानी वो नेतृत्व को नहीं दी गई। तो ये कांग्रेस में हो क्या रहा है, ये तो कांग्रेस को जो है खुद इनके नेतृत्व को चिंता करना चाहिए कि अगर आपके पास एक मजबूत संगठन नहीं होगा तो आप कैसे कर पाएंगे। निकाय चुनाव नजदीक खड़े हुए हैं, विधानसभा चुनाव गुजर गए, किसी तरह से भाग्य से आप अपना मुख्य विपक्षी दल का दर्जा बनाए रखने में सफल हो गए और लोकसभा चुनाव में आपने 5 सीटें ले ली, ठीक है। लेकिन ये है कि आगे कैसे बढ़ेंगे, आगे की तरक्की कैसे होगी। लगातार तीसरे टर्म आप चुनाव हार गए हैं विधानसभा के, तो ये है कि कांग्रेस को खुद मंथन करना चाहिए। और फिर ये कैसा मंथन होता है जब खड़गे साहब ने, मल्लिकार्जुन खड़गे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी की मौजूदगी, जिसमें राहुल गांधी भी मौजूद थे और एक समीक्षा बैठक हुई और जिसमें ये कहा गया कि वे गुटबाजी से बचें और एकजुट होकर काम करें, तो कहीं कोई ऊपर की प्रेरणा का भी कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा। तो कांग्रेस किस तरह से पैरालाइज हो गई है, ये बड़ा जो है अफसोसजनक है वैसे तो देखा जाए लोकतंत्र में, क्योंकि विपक्ष, एक मजबूत विपक्ष की भी एक कल्पना की जाती है, एक वो भी उसकी जरूरत महसूस की जाती है कि भाई एक मजबूत विपक्ष होना चाहिए ताकि लोकतांत्रिक ढांचा ठीक से काम करता रहे। लेकिन कांग्रेस उसके लिए अपने आप को तैयारी नहीं कर पा रही। लगातार खींचतान, गुटों में खींचतान, प्रभारी और प्रदेश अध्यक्ष में खींचतान। अब ये है कि केंद्रीय नेतृत्व को कुछ फैसला करना चाहिए और ये बाबरिया जी के लिए भी फैसला करना चाहिए जो उन्होंने इस्तीफा सौंपा हुआ है कि मैं तो पद छोड़ने को तैयार हूँ और मेरा जो हार हुई है उसके लिए मैं अपने आप को जिम्मेदार मानता हूँ। उन्होंने ये भी बयान दे दिया था। तो अब वो ये कुछ भी नहीं हो पा रहा है, या तो उनका इस्तीफा नामंजूर किया जाए ताकि वो बात आगे बढ़े, नेता प्रतिपक्ष की नियुक्ति की जाए और आगे निकाय चुनाव की तैयारी के लिए भी कुछ किया जाए, कोई रणनीति बनाई जाए, कोई बैठक
मंथन किया जाए, तो कुछ नहीं हो रहा है। तो ये कांग्रेस को खुद ही देखना है। बिल्कुल बिल्कुल जादौन साहब, सही कहा आपने। और राय सिंह जी, आप भी राजेंद्र जादौन जी को सुन रहे थे, तमाम उनकी तरफ से जो सवाल और बातें उठाई गई हैं, मैं उनके भी आपसे जवाब लेना चाहूंगी। इसके साथ ही जादौन साहब ने जो एक बात कही उस पर भी मैं आपसे कहीं ना कहीं रिएक्शन लेना चाहूंगी कि अगर लिस्ट तैयार हुई, भले ही वो प्रदेश अध्यक्ष की तरफ से लिस्ट जारी हुई, लेकिन चर्चा तो उस पर सभी ने की होगी, सहमति तो उस पर सभी की बनी होगी, उसके बाद ही लिस्ट जारी हुई होगी। या ऐसा नहीं होता कांग्रेस में? देखिए सृष्टि जी, मैं जादौन साहब की जो मूल्यांकन का तथ्यात्मक तरीके से इन्होंने जो कांग्रेस की विषय में बात रखी है, उनको बहुत हद तक समर्थन करता हूं। क्योंकि स्पष्टता और सच्चाई जब जनता के बीच होती है, तभी वरिष्ठ पत्रकार उस बात को समझकर, सोचकर कोई बात निकालते हैं। मैं केवल मात्र कांग्रेस की किसी कमी को अगर स्वीकार न करूं, तो मैं कांग्रेस के प्रति समर्पित नहीं हूं, निष्ठावान नहीं। हमें कांग्रेस की विचारधारा के प्रति निष्ठावान रहना है। हमें कांग्रेस के कार्यकर्ताओं के साथ मिलकर जो नगर निकाय चुनाव होने जा रहे हैं, उसके लिए तैयार रहना है। तो ऐसे में अगर हम किसी अपनी कमी को स्वीकार नहीं करेंगे, तो आप सहमत इस बात से भी हैं कि आपसी गुटबाजी और आपसी कलह हावी है कांग्रेस पर, हरियाणा कांग्रेस पर? मैं किसी भी व्यापक और व्यक्तिगत और प्रयोग किए गए शब्दों का समर्थन नहीं कर रहा हूं। हाँ। मैं उनका जो निष्कर्ष है कि कहीं ना कहीं कांग्रेस को अपनी व्यवस्था को मजबूत करने के लिए, कांग्रेस के कार्यकर्ताओं का मनोबल बढ़ाने के लिए कहीं ना कहीं मूल्यांकन करके आगे बढ़ना पड़ेगा। तो उस बात का समर्थन कर रहा हूं। तो इसका कारण भी तो होगा ना कुछ की राय से? कारण देखिए, कारण ढूंढने का कारण आपके अलग तरीके हैं, आपके तथ्य अलग होंगे, आपके सोर्स अलग होंगे, वरिष्ठ पत्रकारों के अलग होंगे, भाजपा जो सत्ता में बैठी है उनके अलग होंगे, और हमारे जो तथ्यात्मक कारण है जो हमें स्वीकार करने हमारे अलग हो सकते हैं। तो वही तो सर हम आपसे जानना चाह रहे हैं, तभी तो आपको चर्चा में हमने जोड़ा है, ताकि आपके कारणों को, आपकी बात को भी समझ सके कि आखिर कांग्रेस में सच में क्या कुछ चल रहा है, जमीनी स्तर पर क्या कुछ हो रहा है। देखिए, कांग्रेस में आज बड़ा स्पष्ट कर दूं सृष्टि जी, कांग्रेस लगातार प्रदेश के जनता के हितों के साथ, उनके हितों के संघर्ष के लिए तैयार है, रहेगी, आगे भी रहेगी, पहले भी रही है। एक तो कांग्रेस में ये चल रहा है। दूसरा, कांग्रेस मजबूत विपक्ष की भूमिका में है, और कार्यकर्ताओं का मनोबल बढ़ाने के लिए कांग्रेस के कार्यकर्ताओं कैसे तैयार किया जाए, आगे बढ़ाया जाए, वो चल रहा है। और जिस प्रकार से जो लिस्ट आई है, जो आज आप एक विशेष संवाद प्रक्रिया को लेकर आए हैं, उस पर हमारा केवल एक स्पष्ट कहने का यही बनता है कि अचानक लिस्ट बनाई गई, रोक दी गई। ये तथ्यात्मक कारण है, इसका विस्तार से जांच लेकिन हैरानी की बात राय सिंह जी यहाँ पर यह है कि 19 दिसंबर से ये लिस्ट रोकी गई है, और आप कांग्रेस के नेता हैं, कांग्रेस में अंदर खाने क्या कुछ चल रहा है, आप इस चीज को समझते हैं, जानते हैं, लेकिन अभी तक किसी को ये नहीं पता कि लिस्ट रोकने के पीछे के कारण क्या थे। जो आप समझना चाह रहे हैं, हो गई है सर, जो आप समझना चाह रहे हैं, जो आप जिस चीज के लिए आप चाहते हैं कि मैं किस प्रकार से बात रखूं, उसका केवल निष्कर्ष मूल्यांकन ये है कि कांग्रेस का कार्यकर्ता भी अब समझता है, जानता है, कांग्रेस के नेता भी जानते हैं, समझते हैं कि हमें अपने संगठन को मजबूत करने के लिए। बीजेपी कहती है कि आप विधानसभा चुनाव में हारने के बाद भी सीख लेने को तैयार नहीं है, कि सीख लेकर पार्टी को थोड़ा मजबूत करे। बीजेपी कुछ चाहती है उसको थोड़ा टफ फाइट मिले। अब मैं एक मेरा विषय है, मेरे वरिष्ठ हमारे सहयोगी हैं, भाजपा के प्रदेश प्रवक्ता बड़े अनुभवी हैं, प्रोफेसर विदु रावल ने बहुत देर तक जलेबी का जिक्र किया। देखिए, जलेबी का जिक्र कर करके इतना कर गए, तो मैं उनसे सुझाव देता हूं, अगर इतने उत्साहित हैं जलेबी को लेकर, संभालका में कहीं ना कहीं अनाज मंडी में या किसी भी रोड पर वो जलेबी की दुकान भी करें, और जलेबी का स्वाद जो राजनीतिक रूप से ले रहे हैं उसको परोसने का काम भी करें। एक तो मेरे छोटे भाई को सुझाव है इस बात को लेकर, जलेबी का प्रकरण चला गया, आप विषय की बात कीजिए। आप राजनीति में अगर सत्ता में दोबारा आए हैं, वो कारण सबको पता है, वो सब समझते हैं, उसकी भी रिपोर्ट आएगी, उसकी भी जांच होगी, उन चीजों पर विचार किया जाएगा। लेकिन आज विषय ये है कि कांग्रेस का कार्यकर्ता कर्मठ रूप से समझता है, जानता है, इस बात का विश्वास दिलाता है कि हम आगामी जो भी चुनाव होंगे, जिस प्रकार की प्रक्रिया चुनाव में रहेगी, कांग्रेस का कार्यकर्ता मजबूती से जमीन पर बैठकर तैयारी करेगा, और सत्ता पक्ष के हर उस कार्य को, जो अच्छे कार्य होंगे उसकी प्रशंसा भी करेंगे, उसका समर्थन भी करेंगे, और अगर जनता के हित में नहीं होगा उसका विरोध भी करेंगे, उसका आंदोलन भी करेंगे। जिस प्रकार
देश नहीं बल्कि दुनिया के सबसे बड़े विद्वान जिन्होंने भारत के संविधान का निर्माण किया, बाबा भीमराव आम्बेडकर को जिस प्रकार इन्होंने गृह मंत्री ने ठीक है, मैं समझ देश गई की संसद में अपमानित कहाँ किया, जा रहे हैं, हम उसको किस लेकर बात आज पर जा पूरे रहे हैं। प्रदेश के अंदर आंदोलन किए और बताया कि बाबा भीमराव आम्बेडकर का सम्मान आप कैसे करते हैं, वो आपका विषय है, लेकिन हम उनके है। हितों को लेकर, उनकी बात को लेकर जनता के बीच में रहेंगे। ठीक तो है, हर प्रकार से, चाहे वो विषय- किसान हो, मजदूर हो, चलिए, व्यापारी विषय हो, पर रहेंगे, हालांकि महिलाएं हो, बीजेपी पर जो निशाना भी साधने के सरकार लिए की तमाम तरफ से बातें कार्य होंगे, कही। हम उसका आईना दिखाएंगे। ठीक है, वो अच्छी बात है, और जब उन विषयों पर चर्चा होगी, उन विषयों पर बहस होगी, तब बिल्कुल आप खुलकर तब भी अपनी बात रखिएगा, जैसे कि अभी रख रहे हैं। विदु रावल जी, मैं आपसे इस पर कमेंट चाहूंगी। जिस तरह से कहीं ना कहीं राय सिंह जी को भी आपने सुना, हालांकि बार बार वो ये कहते हुए नजर आ रहे हैं, भले ही वो राजेंद्र जादौन जी की बातों से सहमत हो, वो कह रहे हैं, लेकिन वो ये स्वीकार करने को तैयार नहीं है कि जिस तरह से गुटबाजी और आपसी खींचतान का, आपसी कलह का असर विधानसभा चुनाव पर पड़ा था, उसका असर निकाय चुनाव पर भी पड़ सकता है। वो ये स्वीकार करने को तैयार नहीं हो रहे हैं। देखिए सृष्टि जी, मेरे काबिल दोस्त ने बहुत अच्छे से बताया कि जलेबी का समय निकल गया है, अब जलेबी की बात ना की जाए। अब तो पिछले दिनों जो है बारिश हुई है यहाँ पर उत्तर भारत में, और शीत लहर आ चुकी है। किस प्रकार से मैदानों के साथ साथ पहाड़ों पर भी जो है बर्फबारी हुई है, मौसम बड़ा सुहावना और बहुत ठंडा हो चुका है। तो कुछ तो हवा भी सर्द थी, कुछ तेरा ख्याल भी था, कुछ तो हवा भी सर्द थी, कुछ था तेरा ख्याल भी, दिल रहा मलाल भी, लिस्ट आई और लिस्ट फाड़ दी गई। ऐसे थोड़ी होता है कभी। ये लिस्ट जो है राय सिंह जी, ये जो लिस्ट है, ये लिस्ट कितने अरमानों से बनाई गई होगी। इसके लिए जो है किसी को तैयार किया होगा, वो कंप्यूटर पे उसने टाइप की होगी, फिर प्रिंटर के अंदर इंक डाली गई होगी, फिर इंक से जो है कागज पर शाही पर से लिखा हुआ जो है लिस्ट निकल कर आई होगी, फिर आपके जैसे किसी और भाई ने जो है उस लिस्ट को जो है आगे जारी किया होगा। लेकिन ये लिस्ट को इन्होंने सोचा जैसे रेत पर जो है कुछ लिख देते हैं और लहरें आती हैं उसको बहा जाती हैं, ऐसे थोड़ी लिस्ट होती है। हवा देखो, तेज हवा ने मुझसे पूछा, रेत पर क्या लिखते रहते हो? देखो, रेत पर लिखते हैं और मिटा देते हैं, लिस्ट की कोई वैल्यू नहीं है। ऐसा कैसे बाबरिया जी ने कैसे कर दिया? बाबरिया जी ने इस प्रकार से वक्त बदल दिया, हालात बदल दिए, जज्बात बदल दिए। कांग्रेस वाले क्या सोच रहे होंगे आज? उनके दिल में मलाल चल रहा है कि लिस्ट आई और लिस्ट को वापस ले लिया गया। ऐसे थोड़ी होता है, कभी गलत बात है ये। लेकिन मैं जादौन जी की एक बात से तो सहमत हूं। जादौन जी ने कहा कि बाबरिया जी ने मैसेज भेजा, लेकिन उदय भान जी को शायद राइटिंग समझ नहीं आई। मोबाइल के अंदर जो है, वैसे हम जब आप भेजते हैं, एसएमएस करते हैं, व्हाट्सएप करते हैं या मैसेंजर पर या किसी और तरीके से मैसेज भेजते हैं, तो उसमें हैंड राइटिंग नहीं होती। लेकिन हो सकता है मोबाइल पर हैंड राइटिंग से लिखा हुआ मैसेज जो है बाबरिया जी ने भेजा, जो उदय भान जी को समझ नहीं आया। इसीलिए उदय भान जी ने पहले दिन आकर बाबरिया जी का नाम ले दिया कि भाई 14 आदमियों की लिस्ट थी कि वहां पर ईवीएम में गड़बड़ होने वाली है। ये कहकर बाबरिया जी की तो तबीयत खराब हो गई, 1.5 महीने तक वो तो तबीयत ठीक नहीं हो पाई। इस दौरान जो है वो भी अपना मोबाइल चेक करना भूल गए, इतने गम में, इतने सदमे में चले गए उदय भान जी कि उन्होंने 1.5 महीने बाद फोन उठाया, खोला और देखा कि बाबरिया जी ने कोई मैसेज भेजा है। मैसेज की इंटरप्रिटेशन गलत हो गई, क्योंकि उदय भान जी की राइटिंग जो है बाबरिया जी को समझ नहीं आई। लेकिन कुल मिलाकर बात यह है कि कितना अपमान हुआ है, इतना मंथन करते हैं ये लोग, इतनी कमेटियां बनाते हैं। अभी राय सिंह जी ने कहा ना, सबको पता है चुनाव का नतीजा क्या हुआ, सबको पता है, सब समझते हैं। फिर इतने सारे लोगों को बुला कर कोई फैक्ट फाइंडिंग कमेटी, कोई हार का मंथन, कोई जो है 10 जनपद पर हो रहा है हार का मंथन, कोई 24 अकबर रोड पर हो रहा है मंथन, कोई गुड़गांव के अंदर हो रहा है। और मुझे तो पता चला कि गुड़गांव के अंदर जब चाय के साथ समोसा आया और फिर जलेबी की भी बात आई, तो एकदम सारे नेता उखड़ कर खड़े हो गए कांग्रेस के, और उन्होंने कहा ना 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 ना, जलेबी मत लाना, जलेबी की वजह से हार गए हम। राहुल गांधी अगर जलेबी ना बोलते हरियाणा में तो शायद जीत जाते हम लोग। तब से हम देख रहे हैं विधानसभा चुनाव से, उसके नतीजे आने के बाद से उदय भान और दीपक बाबरिया में अभी भी सब कुछ ठीक नहीं है, आप यही कह रहे हैं विदु रावल जी। और सबसे बड़ा सवाल देखिए, देखो ना ज्योति जी, माफी चाहूंगा, हाँ, मैं एक बात कहना चाहता हूँ विदु रावल जी। एक बात और देखो ना राय सिंह जी,
मैं एक बात कहना चाहता हूँ अपने छोटे भाई देखिए को ना, कि जो अभी वो क्या हुआ जलेबी कि- का और समोसे का अभी क्या जिक्र हुआ आप कर कि- रहे हैं ना, सुनो, जो जलेबी का और समोसे का जिक्र आप गुड़गांव में उत्साहित होकर कर रहे हैं, और कांग्रेसी उस समय इस बात के लिए चिंतित थे कि जलेबी और समोसा कहाँ गए। अरे भाई, वो जो गैस नाले से बनती है ना, गैस नाले से बनती है, उस गैस से उम्मीद थी कि शायद वो लंबी चले। कहीं ना कहीं वो अच्छा, गैस मुझे जो है पिछले वो दिनों वास्तव पता में चला काल्पनिक निकली कि वो कभी हिमाचल और- प्रदेश के अंदर जो है नहीं, हाई लेवल आप जांच समझिए, कमेटी बैठा दी वो गई। गैस वहां पर खत्म हो गई थी, हिमाचल मालूम नहीं था प्रदेश में। गुड़गांव में, राय सिंह इसलिए जी- दिक्कत हो गई राय थी। सिंह जी, सुक्खू जी कांग्रेसी समझने लगे। सुक्खू जी ने अरे, एक हाई लेवल गैस तो कमेटी असली बिठा थी, दी। लेकिन ये काल्पनिक लोगों की सृष्टि जी। जो नारे से गैस बनाकर आज तक प्रचार किया, उसका जो बात थी, इसलिए वो था विदु जी थोड़ा समझ दिया, अब ये बात थी वो सृष्टि सिलेंडर जी, नहीं था ठीक वहाँ। है विदु रावल जी, आप सृष्टि अपनी जी, बात पूरी कर देखिए, लीजिए, फिर मैं राय सिंह हिमाचल जी- प्रदेश में हाँ, बताइए बताइए बताइए। हिमाचल प्रदेश में कुछ समोसे बनकर आए, और वो समोसे बनकर आए और सुक्खू जी के लिए आए, मुख्यमंत्री जी के लिए आए, लेकिन वो सुक्खू जी के मुंह तक नहीं पहुंचे, वो कोई और खा गया रास्ते में। फिर पता चला कि उन्हीं के जो सिक्योरिटी गार्ड्स हैं उन्होंने खा लिया। इस पर जो है हिमाचल प्रदेश में पूरी सीबीआई इंक्वायरी चल रही है। उस इंक्वायरी की रिपोर्ट और फैक्ट फाइंडिंग कमेटी जो हरियाणा के अंदर बनाई गई थी, उन दोनों की रिपोर्ट आपस में अदली बदली हो गई। किस प्रकार से हिमाचल वाली रिपोर्ट जो है हरियाणा में आ गई और हरियाणा वाली रिपोर्ट जो है हिमाचल चली गई। अब ये नहीं पता चल रहा कि ये समोसों की बात करें या ईवीएम की बात करें, लेकिन आकर एक के बाद एक इनके जो नेता हैं वो भी नई नई बातें कर रहे हैं। मैं तो इतना कहना चाह रहा हूं केवल कि ये जो आपस में तनाव देख रहे हैं हम, ये तनाव जो है कुछ गलतफहमी के कारण है। ये बाबरिया जी और उदय भान जी वैसे बचपन में बहुत अच्छे दोस्त थे, लेकिन इनके बीच में जो तनाव है उसका कारण जो है मिसकम्युनिकेशन है। आप उनके साथ रहे हैं वहाँ पे। भाई साहब मुझे बोलने दो। विदु रावल जी बाबरिया जी के साथ रहे गुजरात में, राय सिंह जी बोलने बहुत तो निकट का दीजिए। संबंध है। राय सिंह वहीं जी। समोसे खाया करते और राय- वहीं पर ये राय गैस सिंह नाले मेरा से- तो आप- मेरा तो आपसे मानेंगे निकट का कि संबंध है। कांग्रेस के लिए नहीं, जो विषय चिंता का विषय है, समझिए आप राय सिंह जी, आप गंभीरता से विषय नहीं समझ रहे हैं सृष्टि जी। राय सिंह जी राय मुझे जी, बोलने तो दीजिए। आप ये भी मानेंगे जवाब कि बोल रहे हैं। मैं कांग्रेस बताता के हूं, लिए गंभीरता इस से वक्त जो बताता हूं, चिंता मैं का गंभीरता से विषय है, वो ये भी है कि हाईकमान के फटकार लगाने के बावजूद भी हरियाणा के कांग्रेस नेताओं पर असर नहीं पड़ता है। हाईकमान की तरफ से भले ही लेटर जारी हो जाए, फटकार लगा दी जाए, लेकिन उसका असर होता हुआ नजर नहीं आता हरियाणा में। चिंता का विषय तो ये भी है। नहीं, चिंता के विषय बहुत हैं। उस जी। चिंता का विषय जो हमारे लिए है, जादौन जी ने एक बात कही, लेकिन जिस प्रकार विदु जी को समोसे की पहाड़ों की जादौन जी नालियों एक बड़ी की बड़ी दिलचस्प बात और कह रहे जलेबी थे। की और जादौन जी ने समानता की, बताया कि मुझे लगता है कहीं ना कहीं बाबरिया तो जी ने नहीं मिला इस्तीफा दे जलेबी दिया का। है, लेकिन शायद उदय भान जी ने उनके इस्तीफे को इग्नोर कर दिया। देखिए मैं बताता हूँ हुआ क्या होगा। बाबरिया जी ने इस्तीफा जो है लिखकर कबूतर के गले में टांग दिया होगा, और फिर उन्हें लगा होगा कि ये कबूतर जो है उदय भान तक पहुंचा नहीं, ठीक है, उदय भान ठीक तक है, पहुंचा नहीं। आप हास्यास्पद बयान दे रहे हैं। चलिए मुझे बात तो वो करने एक अलग चीज हो गई। चलिए ठीक है, आपने आप हाँ राय सिंह जी, मुझे बात तो करने दीजिए, मेरी बात तो कहने दीजिए मुझे। नहीं, अगर तर्क पर बिल्कुल नहीं, मैं विदु रावल जी को इस चीज के लिए रोक भी रही हूँ। दोनों का संबंध नजदीक था। मैं गुजरात गया, कभी कह रहे हैं कि भाई उनके साथ ऐसा हुआ होगा, क्या साथ कैसी काल्पनिक बातें कर रहे हैं। तो विदु जी को हो क्या गया है? विदु जी सत्ता नहीं, मैं बता देता हूं, मैं समझा देता हूं, मैं समझा देता हूं, मैं समझा कहीं देता कोई बात सुनते भी मैं हैं, समझा समझते भी है, या केवल टीवी पर बैठकर 50 मिनट के लिए बीमारी नहीं है। हूं। जी अब तो ना दोनों प्रवक्ता मुझे रोकने पर बैठ गए। नहीं, विदु रावल जी आपको काफी समय मिला। चलिए, आपने अपनी बात जिस ये तरीके कोई से बात रखनी नहीं। थी, आपने अपनी बात रखी। अभिव्यक्ति की नहीं, मेरी ठीक बात है। पूरी नहीं करने दी। मैं लौटूंगी आपके पास, मैं लौटूंगी आपके पास। मैं बाकी मेहमानों को नाराज नहीं कर सकती। जादौन जी ने जो बात कही, मैं तो जादौन जी का समर्थन कर रहा था। ठीक है, अच्छी बात मैं है। तो जादौन जी का समर्थन मैं करते हुए मैं लौटूंगी ये रावल बता रहा साहब, था कि फिर क्या हुआ आप होगा। मैं जो बात दो पर लिंक्स हैं उनको अपनी राय कनेक्ट कर रहा था, 2 पॉइंट्स को कनेक्ट कर रहा था। ठीक है, ठीक है, ठीक है राय सिंह जी, क्योंकि मेरा सवाल यही था आपसे, मैं फिर से वो सवाल कर रही हूं कि जब हाईकमान लेटर जारी कर देता है, हाईकमान की फटकार के बावजूद भी क्या असर जो है उसका हरियाणा कांग्रेस में नहीं पड़ता, कि उसके बाद भी इस तरह की खबरें, इस तरह की तस्वीरें सामने आ जाती हैं? सृष्टि जी, मैं आपकी भावनाओं के अनुसार और आपके महत्वपूर्ण चैनल को देखते हुए बात स्पष्ट कर देना चाहता हूँ। कांग्रेस का हाईकमान, दिल्ली का हमारा केंद्रीय हाईकमान है,
वो बहुत समझ चुका है, गहनता से हर बात का मंथन कर रहा है, हर बात की कांग्रेस के कार्यकर्ताओं की भावनाओं की चिंता कर रहा है। और शीघ्र देखना आप, हरियाणा के अंदर इस प्रकार से मैं आज टीवी पर बैठकर कोई घोषणा नहीं कर सकता जी, क्योंकि हमारी मर्यादाएं हैं, हमारे भी सीमाएं होती हैं। लेकिन आप देखना कि कांग्रेस के कार्यकर्ताओं के अनुसार प्रदेश के अंदर हमारा हाईकमान है वो बिल्कुल सबको साथ लेकर चलेगा और एकदम यहाँ पर सरकार के खिलाफ जो भी हमारा संगठन बनेगा उसके अंदर कांग्रेस के कार्यकर्ताओं की भावनाओं को सार्थक और मजबूत तरीके से रखा जाएगा। ये मैं आपके मंच के माध्यम से स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि हमारा केंद्रीय हाईकमान खड़गे साहब, राहुल गांधी जी, प्रियंका गांधी जी और जो हमारे प्रभारी जी हैं और जो भी हमारे वरिष्ठ नेता है जिन्हें चिंता रही है कि क्यों और किस प्रकार कांग्रेस एक जीती हुई बाजी को किन कारणों से हार गए या क्या कारण रहे, सरकार का सत्ता का दुरुपयोग रहा या कांग्रेस के कार्यकर्ताओं के बीच कोई समाज की प्रक्रिया पूरी नहीं हो गई, तो कुछ भी कारण हो सकता है। लेकिन एक बात तय है कि हम अपने कार्यकर्ताओं के लिए कांग्रेस का संगठन, हमारे नेता, हमारा हाईकमान बड़ा मजबूती से कार्य करेगा, जिसका परिणाम आपको नई लिस्ट कब तक फिर सामने आ जाएगी? देखिए बहुत जल्द, मैं स्पष्ट, हालांकि मुझे कोई डेट या तारीख या महीना नहीं बताया गया है, लेकिन हमें उम्मीद है हम कांग्रेस के कार्यकर्ता जिन्होंने अपनी जवानी में NSUI, यूथ कांग्रेस और फिर कांग्रेस के प्रवक्ता के रूप में और उपाध्यक्ष ओबीसी विभाग के रूप में कई पदों पर कार्य किया है, तो हमें इस बात की उम्मीद जगाई जा रही है, इस बात का हमें विश्वास दिलाया जा रहा है कि कांग्रेस हाईकमान उन नेताओं को, उन सभी कर्मठ नेताओं को जिनको हरियाणा की जनता प्यार करती है, जिन्हें प्रदेश के लोग चाहते हैं, जिस दलित को, ओबीसी को, समाज को व्यापक रूप से हरियाणा की राजनीति में उसका एक महत्वपूर्ण जो हिस्सा है उसको लेकर और किसान वर्ग को, समाज के अभिन्न वर्ग को, किसानों को लेकर, मजदूरों को लेकर जो व्यापक रूप से हरियाणा का प्रदेश का है उस सबको लेकर कांग्रेस टीम बनाई जा रही है। उसके बाद रावल जी आपके पास ओमकार जी ने केवल मेरे बारे में बोलना है। ओमकार जी के पास बात कहने के लिए कुछ नहीं होती कभी भी। ओमकार जी ने सिर्फ मुझे उपदेश देने हैं जिनको मैंने कभी लेना नहीं। ओमकार जी के पास कभी कोई बात हुई क्या आपको? अरे मुझे पता है ना राय सिंह जी, मैं ओमकार जी को जानता हूँ ना। ओमकार जी मेरी तस्वीर को तकिए के साथ लगाकर रोज सोते हैं। उनको केवल मेरा विश्लेषण करना है, हर डिबेट में उनके पास कोई बात नहीं होती। अच्छा, वो केवल ये कहते हैं ये भाजपा का प्रवक्ता है। भविष्यवाणी की है तो ये भविष्यवाणी कितनी सही साबित अभी देख लीजिए। अच्छा शर्त लगाइए मेरे साथ शर्त लगाइए कि ओमकार जी मेरे विश्लेषण करेंगे, विषय पर बात नहीं करेंगे, जबकि मैं उनका ध्यान ही नहीं करता। मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता ओमकार सिंह आते हैं या पंजेटा जी आते हैं या कोई और आते हैं, मुझे फर्क नहीं पड़ता। लेकिन ये केवल मेरे ऊपर विश्लेषण करते हैं। आप ओमकार जी के शब्दों को देर तक सोचते रहते हैं, समझते रहते हैं, क्या वो इतनी सच्चाई बताते हैं आपके बारे में? नहीं, मैं नहीं सोचता, मुझे तो फर्क ही नहीं पड़ता कुछ भी। ओमकार जी मेरी तस्वीर लेकर जो है तकिए के साथ रात को सोते हैं। ओमकार जी वरिष्ठ नेता है प्रदेश के, बड़ी ओमकार जी हर डिबेट में केवल मेरी बात सुनिए। नहीं ठीक है, मैं रावल जी आपको देखिए रोकूंगी भी, तो रावल जी आपकी बातों को सभी बहुत ध्यान से सुन रहे हैं। अब ओमकार सिंह जी की बारी आई है, आप उनको भी सुनिए, आप शांति से सुनिए, उसके बाद आप अपनी बात रखें। चलिए सुन लेते हैं। ओमकार जी। सृष्टि जी, पहले तो मैं आपसे पूछता हूँ, ये आज डिबेट हो रही है, मजाक हो रहा है या हास्यास्पद गोष्ठी हो रही है, मेरे को समझ नहीं आया। और दूसरा मैं एक बात स्पष्ट कर दूं, मैं किसी गंदे व्यक्ति की फोटो ना देखना पसंद करता हूं और तकिए तक तो मैं ऐसे गंदे व्यक्ति को कभी नजदीक भी नहीं आने देता। देखो क्या डिबेट का कितना जहर भरा हुआ है, उस डिबेट के कितना जहर भरा हुआ नहीं किया जा रहा। भगवान इनको थोड़ी सी शांति, देखिए थोड़ा सा मधुरता लाए इनके, कितना जहर भरा। नहीं रावल साहब, ये फिर आप ऐसे मत करिए, आप अपनी बारी पे बात। नहीं, ये क्या गंदा व्यक्ति, आपने सृष्टि जी सुना ना, हम तो मजाक में टाल रहे हैं, हमें लगता है इनकी उम्र हो गई है, दिमाग चल गया है इनका। अब देखिए इस तरह के शब्दों का उपयोग ना करें, इस तरह के शब्दों का कोई भी गंदा व्यक्ति क्या होता है, कोई ना करे, व्यक्तिगत टिप्पणी ना करे, किसी का कोई अपमान ना करे। इतने अच्छे व्यक्तियों ने इनकी जमानत जब्त करवा दी और पिछले चुनाव से टिकट छोड़कर भाग गए। अब यहाँ पर पर्सनल अगर व्यक्तिगत टिप्पणियां होंगी तो फिर चर्चा मुद्दे से भटक जाएगी।
व्यक्तिगत टिप्पणी इसलिए नहीं तो मैं होनी कह रहा हूँ ना, चाहिए। मैंने तो कहा ही था ना कि मेरे बारे में चर्चा ना करे। नहीं, लेकिन आप उनको बोलने व्यक्ति दीजिए। नहीं, इनको मैं आप कहता उनको हूँ ना, बोलने मेरी दीजिए। रावल जी तस्वीर वो जो है, आपकी बात को तकिए के रिप्लाई साथ कर रहे लेकर थे, सोते हैं। अब उनको लेकिन वो विषय पर बोले, विषय पर बोलना चाह रहे हैं। बिल्कुल सृष्टि जी वो विषय पर बोले, वो वो बिल्कुल मैंने बोलना क्या चाह बोलना रहे है, ये हास्य विनोद करना है मुझे, या मुझे सीरियस, या मेरे पर तय करने दे मुझे। ठीक है ये अपनी बात बोले, मैं फर्क ही नहीं पड़ता कौन आए इनकी तरफ बिल्कुल सर, से। बिल्कुल। इनालो का दूसरे के प्रवक्ता क्या समर्थन बोलता है, मुझे कोई दूसरे फर्क पर नहीं करते पड़ता, ठीक है। लेकिन मेरे ऊपर क्यों बोलते हैं। अब आप जो सुन सुनिए, लीजिए, राय जी, आराम आपको से पूरी सुन बात नहीं लीजिए। पता, विदुर रावल बहुत जी, दिनों बाद आए शांति हैं से आप टीवी उनकी पर। बातों को हम सुनिए, लगभग उनका रोज समय देख रहे है। हैं एक दूसरे के साथ। मैं सुनूंगा, मैं ओंकार जी, सृष्टि जी व्यक्तिगत पूरा टिप्पणी सुनूंगा, ना लेकिन ये करके आप बात इनसे रखिए कहिए विषय भगवान पर। के लिए अपनी बात रखें। ठीक है। नहीं, मेरे बारे में क्यों बोलना, मैं ठीक है, मतलब मैं इनका ओंकार क्या जी, लगता हूँ, व्यक्तिगत टिप्पणी ना मेरे बारे करके में विषय क्यों पर आप टिप्पणी बात करनी? रखिए। ठीक है सर, ओंकार सर। मैंने क्या ओमकार सिंह का नाम सृष्टि भी जी लिया इनको था? चुप करवाएंगे तो बोलूंगा। चुप है वो, आप बोलिए सर। अरे कोई काम की बात बोलनी हो तो बोल दो, है कोई काम की बात आपके पास, बोल दो। मैंने ये नहीं, बोला, विदुर रावल मैंने जी, बीजेपी के व्यक्ति के बारे में नहीं बोला। जी सर, जी। सृष्टि जी, मैंने ये बोला, मैंने किसी बीजेपी के प्रवक्ता का नाम नहीं लिया जी। मैंने बोला मैं किसी गंदे व्यक्ति की शक्ल नहीं देखना चाहता, किसी गंदे व्यक्ति की फोटो अपने तकिए तक तो दूर बाथरूम तक नहीं ले जाना चाहता। गंदा व्यक्ति यानी जो रंगदारी मांगता हो, मैंने इसका तो नाम जो ही नहीं रंगदारी लिया, मांगता हो वो गंदा व्यक्ति होगा। ये तो एक सर, हम जो विषय जो से भटक पार्टी रहे हैं, जो हम पार्टी विषय से भटक रहे हैं। छोड़कर भाग जाता हो बीच चुनाव का, वो गंदा व्यक्ति सर, होगा। हम विषय से भटक रहे हैं, क्योंकि जिसको निकाय उसके चुनाव घर पर के, हम चर्चा कर रहे जिसको हैं। उसकी गली के कुत्ते भी नहीं पूछते, महत्वपूर्ण मुद्दा आपने अपनी उठाया गली से भी जो कांग्रेस हारता का। हो चुनाव, जो इनालो की टिकट पर चुनाव लड़कर अपनी गली से भी हारता हो, रावल साहब, वो फिर गंदा देखिए, आदमी होगा ना। मुझे फिर आपकी आवाज फिर म्यूट करवानी पड़ेगी अपनी गली में अगर भी- सर आप चुप अरे नहीं गली के- होंगे। सर, आपने अपने पूरे टाइम नहीं, पर देखिए, बोला, आप नहीं, वो दूसरे- गंदा आदमी, उनको सर, आप माफी दूसरे मंगवा दीजिए। प्रवक्ताओं को मौका ही मैं नहीं कुछ दे नहीं रहे बोलूंगा। बोलने का। मैं उनको गंदा आदमी का क्या मतलब होता है, क्या मतलब होता है सृष्टि जी? नहीं, वो बोल रहे हैं, उन्होंने हम आपको सब नहीं बड़े कहा। सम्मानित लोग हैं। आप क्यों अपने ये ऊपर ले रहे हैं गंदे इस बात आदमी होंगे, को? इसलिए गंदे। रावल नहीं, साहब, नहीं, आप इस बात को गलत अपने बोल ऊपर रहे क्यों ले रहे हैं? इस बात उन्होंने को आपको नहीं बताइए, कहा। कौन है गंदा आदमी? मैंने तो ये बोला चलो किसी बताएं फिर गंदे कौन है आदमी गंदा का तो आदमी? आपको नहीं कह रहे कौन हैं, है तो गंदा आप आदमी? उसको फिर अपने वो ऊपर बताएं। मत वो लीजिए। गंदा आदमी बताएं कौन, ये नहीं, किसको क्यों कह रहे हैं, बताऊं? किसको कह रहे हैं वो बता दें एक बार, कौन है गंदा आदमी बता दें, बता दो ना। आप नहीं हो गंदगी गंदे तो आदमी। अंदर बैठी है। चलो, आप बुरा नहीं तो है, मैं उन्होंने देखा, कह मैं दिया। चला, रावल मिलियन साहब, से बुरा कोई ना कोई- उन्होंने कह दिया आप नहीं है। नहीं है, आप दूसरों कौन के है वो समय का बताएं भी ना। सम्मान कीजिए ना। रावल जी, तो इसका मतलब, आप इतने इसका सीनियर मतलब प्रवक्ता है, इस तरह इसका की मतलब मैं बातें ठीक कह करेंगे रहा तो था फिर ना। कैसे इन्होंने चलेगा? कहा, प्रोफेसर मेरी विदुर रावल, आप तस्वीर इतने लेकर सीनियर बैठते प्रवक्ता हैं ना होके ये। दूसरों के टाइम हर की रोज अगर रात को दूसरों तकिए के के टाइम साथ। की रिस्पेक्ट नहीं इन्होंने कहा करेंगे तो गंदे कैसे आदमी की चलेगा? फोटो नहीं रखते, ठीक और फिर है। कह रहे मैं गंदा आदमी नहीं ठीक हूं। है सर, रुकिए। इसका मतलब मेरी तस्वीर लेकर सोते हैं ना ये रोज। चलिए, ठीक है, अब विषय पर बात करेंगे। बहुत कम समय बचा है, मुझे उसके बाद राजेंद्र जादौन जी का भी रुख करना है। ओंकार जी, आप फटाफट से अपनी बात रखिए विषय पर। सृष्टि जी, सर, सृष्टि जी, देखिए, आज का विषय तो था कांग्रेस की लिस्ट और स्थानीय निकाय चुनाव। देखिए, कांग्रेस की लिस्ट का कैंसिल होना दुर्भाग्यपूर्ण है, और इसके बारे में बेहतर तो कांग्रेस के प्रवक्ता और कांग्रेस के नेता बता सकते हैं। लेकिन आज प्रदेश को अगर कहीं ना कहीं प्रदेश की जनता पिट रही है दोबारा इन जैसे लोगों से, इन जैसे नेताओं से, तो वो सिर्फ और सिर्फ कांग्रेस की वजह से पिट रही है। जनता को विश्वास था कि कांग्रेस उसके हितों की रक्षा करेगी, लेकिन कांग्रेस अपनी लिस्ट ही जारी नहीं कर पाई, तो दोबारा से प्रदेश की जनता तीसरी बार बीजेपी के हाथों में आ गई। आज मामला जो है स्थानीय निकाय के ऊपर, मैं इतना कहना चाहूंगा, हमारा संगठन बिल्कुल मजबूत है और हम पूरी अच्छे तरीके से चुनाव लड़ेंगे, परिणाम भी अच्छे आएंगे। और एक बार दोबारा स्पष्ट करना चाहता हूं, मैंने गंदा आदमी विदुर रावल को नहीं कहा जी, बिल्कुल नहीं कहूंगा इसको गंदा आदमी, तो बहुत बढ़िया आदमी है, लेकिन मैं किसी गंदे आदमी की फोटो नहीं देखता, मैं ये कह रहा हूँ। इसको नहीं बोला मैं गंदा आदमी। इतना जरूर कहूंगा कि आज इनेलो का 2019 में जो स्थिति थी, 2019 में हमारी पार्टी और परिवार में विघटन हुआ था, मात्र एक सीट रह गई थी हमारी, और उसके बाद हमने लगातार भरपूर प्रयत्न किए, भरपूर मेहनत करी। चौधरी अभय सिंह चौटाला जी की, चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी की अगुवाई में, आज चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी हमारे बीच में नहीं है, लेकिन उनकी नीतियां, उनके विचार हमारे बीच में है, और मुझे पूरा विश्वास है इनेलो का प्रत्येक कार्यकर्ता बहुत मजबूती से स्थानीय निकाय के चुनाव लड़ेंगे भी, हम जीतेंगे भी। और गंदे व्यक्ति की फोटो में कभी अपने तकिए के साथ के बाथरूम में भी ले जाना पसंद। चले, ठीक है। मैंने राजेंद्र कहीं और जादौन इसी जी, में डिबेट क्योंकि नहीं निकाय की। चुनावों, अब निकाय चुनाव बेहद नजदीक आ गए हैं
और आप किस तरह से देख रहे हैं, अगर मैं विश्लेषण आपसे इस पर लेना चाहूं, सभी पार्टियों की जिस तरीके से तैयारियां चल रही हैं, जिस तेज गति से पार्टियां आगे कदम बढ़ा रही हैं, आप किस तरह से देख रहे हैं निकाय चुनावों को? इसी साल 2024 की अगर हम बात करें, लोकसभा के चुनाव भी हुए, विधानसभा के चुनाव भी हुए, अब हरियाणा में निकाय चुनावों की बारी है। देखिए, निकाय चुनाव हरियाणा में काफी देर से हो रहे हैं जी। जिस तरह से संवैधानिक प्रावधान है कि तुरंत चुनाव होने चाहिए, जैसे कि सीट खाली होती है जी। 6 महीने के अंदर अंदर जो है उसमें चुनाव हो जाना चाहिए, लेकिन 1.5-2 साल का समय निकल गया, वो भी हाई कोर्ट के आदेश पर हो रहे हैं। तो अभी इसमें तो देखिए, अब कांग्रेस के साथ तो समस्या है कि कांग्रेस अपने ही जो है अंदरूनी मामलों में उलझी हुई है और बाहर का काम देख ही नहीं पा रही कि किस तरह से चुनाव मैदान में चुनाव सामने आए खड़े हैं और उनका मुकाबला कैसे करना है। वहाँ जो भारतीय जनता पार्टी ने विधानसभा चुनाव में जिस तरह से शिकस्त दी है, अब उसके बाद जो है किस तरह से पार्टी को एक फिर मौका मिला है कि वो अच्छा प्रदर्शन करके और लोगों के बीच में अपनी स्थिति को बहाल करे, लोगों का विश्वास बहाल करे कि कांग्रेस वास्तव में एक विकल्प है हरियाणा में। लेकिन अब कांग्रेस अगर अपने अच्छी तरह से अंदरूनी मामलों में उलझी रहेगी तो कैसे कर पाएगी? अब भारतीय जनता पार्टी एकमात्र पार्टी है कि वो इतने मजबूती के साथ उसका संगठन इतना व्यापक है और निचले स्तर तक है कि वो तो ब्लॉक और जिले के अलावा बूथ लेवल तक है। तो अब भारतीय जनता पार्टी को ही इसमें अभी तक आगे माना जा रहा है और वो फिर उस अपनी स्थिति का और जो कांग्रेस की जो विकलांगता है उसका फायदा उठाने के लिए तैयार है। तो अब ये तो कांग्रेस को देख रहे हैं कि प्रतिद्वंदी कितना मजबूत है और हमें उसके मुकाबले अन्य दलों को किस तरह से देख रहे हैं आप? और सर, यहाँ पर मैं एक और बात ये भी ऐड करना चाहूंगी कि भारतीय जनता पार्टी इतनी मजबूती के साथ आगे बढ़ रही है कि संगठन विस्तार की बात भी हो तो लोगों को जोड़ना और तमाम तरीके के कदम जो है पार्टी लगातार विधानसभा चुनाव होने के बाद से उठा रही है। और दूसरी तरफ कांग्रेस को की तो आप खुद भी जिक्र कर रहे हैं कि कांग्रेस की स्थिति अभी कहां पर है। बाकी काफी चुनौती यहां पर कांग्रेस के लिए रहने वाली है। नहीं, निश्चित तौर पर चुनौतियां मौजूद है। कांग्रेस को महसूस करने की जरूरत है कि क्या स्थिति है। भारतीय जनता पार्टी तो अपना अभी सदस्यता अभियान उन्होंने चलाया हुआ था, 50 लाख मेंबर बनाने का जो है टारगेट रखा गया था, उसमें अलग अलग लेवल पर सक्रिय मेंबर का अलग था। तो जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी अपने आप को रिवैम्प करती रहती है, जिस तरह से अपने आप को री एनर्जाइज करती है, उसमें फिर एक बार जो है मान लीजिए चुनाव विधानसभा चुनाव में अगर कोई थकान आ गई तो फिर एक बार ऊर्जा हासिल करने का काम करती है। हाँ। तो कांग्रेस में ये सब काम नहीं हो रहा है। कांग्रेस में तो थकान ही थकान है, वहां तो अंदरूनी मामले इतने उलझे हुए हैं कि वो आगे बढ़ने का काम ही नहीं हो रहा है वहाँ। तो अब ऐसी स्थिति में ये निकाय चुनाव में कैसे मुकाबला करेंगे? बाकी अन्य दलों में तो निलो ही है, वो लड़ेगा, उनके पास संगठन है। वैसे देखिए कि वो किस तरह से परफॉर्म कर पाते हैं, वो चुनाव लड़ते हैं। बाकी दूसरे दल तो अब और कौन से दल बचते हैं? बिल्कुल तो बिल्कुल ये है कि अब ये 3 ही दल अगर दिखाई देते हैं, बाकी एक दल तो साफ ही हो गया मामला। तो बाकी जो है अब इनको एक मजबूत विपक्ष की भूमिका में रहने के लिए जिस तरह से अपने आप को तैयार करना चाहिए वो सब ये नहीं कर पा रहे हैं। तो भारतीय जनता पार्टी पूरा फायदा उठाएगी तो उसको वॉकओवर मिलेगा। तो ये है कि वो एक तरह से हल्के फुल्के विरोध के सामने जो है अपना चुनावी विजयी अभियान जारी रखेगी और वो निकायों में अपनी सरकार बना लेगी। तो वो तीसरे इंजन की सरकार हो जाएगी। ये देखना कि कांग्रेस को क्या करना है। कांग्रेस को जो है अपने प्रतिद्वंदी की ताकत का एहसास रखते हुए वो जो है अपने आप को तैयार करना चाहिए। राय सिंह जी, कांग्रेस को प्रतिद्वंदियों की ताकत का एहसास नहीं है क्या? एक तरफ सदस्यता अभियान भारतीय जनता पार्टी चला रही है, पार्टी का लगातार संगठन का लगातार विस्तार कर रही है, दूसरी तरफ कांग्रेस अपनी आपसी कलह से ही नहीं उभर पा रही है। कैसे आप टक्कर देंगे? विधानसभा चुनाव में भी आप बहुत आश्वस्त थे। देखिए, कांग्रेस अपने प्रतिद्वंदी की ताकत के साथ साथ उनकी जो चालाकियां हैं, जो उनके षड्यंत्र हैं, जो लोकतंत्र को हनन करने का तरीका है, जो जाति धर्म भाषा के आधार पर समाज में भेदभाव पैदा करने का उनका षड्यंत्र रहा है, और इसके अलावा हर उस प्रकार का सरकारी तंत्र का दुरुपयोग उन सबको जानती है। लेकिन कांग्रेस एक बात और जानती है कि हमें हर परिस्थितियों में प्रदेश के हितों की रक्षा के लिए कांग्रेस की विचारधारा के अंतर्गत अपने कार्यकर्ताओं के साथ मिलकर हरियाणा की मजबूती से लड़ाई लड़नी है। चाहे नगर निगम के चुनाव हो, चाहे कोई भी चुनाव हो, कांग्रेस का कार्यकर्ता, देखिए बार बार आप एक बात कर रहे हैं सभी मित्र बैठकर यहाँ पर कि संख्या नहीं है 15 साल से 13 साल से जी। लेकिन आप लोकसभा चुनाव देखिए
और विधानसभा चुनाव देखिए। ये मैं कोई अपनी तारीफ नहीं कर रहा हूं पार्टी की, मैं इस बात को स्पष्ट करता हूं कि हमारे कार्यकर्ता बिना किसी खंड स्तर पर, ब्लॉक स्तर पर, जिला स्तर पर नेतृत्व होने के ना होने के बावजूद भी हमने भाजपा की हर चाल को, इनके दौरे चरित्र को समाज के सामने, प्रदेश के सामने रखा है। लेकिन कुछ षड्यंत्र रहे हैं, वो सब कान जानती है प्रदेश की जनता। आपको वाकई लगता है कि संगठन की मजबूती ना होना, संगठन का ना होना पीठ थपथपाने जैसी उसके बात है? बावजूद भी कांग्रेस मजबूती से 36 बिरादरी के भाईचारे को लेकर हमारे वरिष्ठ नेताओं की अगुवाई में कांग्रेस एक बार फिर से कार्यकर्ताओं के साथ साथ प्रदेश के लोगों के सम्मान की रक्षा करेगी। लेकिन राय सिंह जी, आपको लगता है कि आपने खुद कहा कि संगठन की मजबूती नहीं है, संगठन का विस्तार भी नहीं है, आप खुद इस चीज को मान रहे हैं, उसके बावजूद जो पार्टी के कार्यकर्ता है वो जी तोड़ मेहनत में जुटे रहते हैं और कहीं ना कहीं उसका रिजल्ट भी आपका मानना यह है कि उसका रिजल्ट भी मिलता है, तो आपको नहीं लगता कि ये जो सीनियर लीडर्स हैं, पार्टी के जो बड़े नेता हैं, उनकी कहीं ना कहीं कमी है, उनकी वजह से पार्टी को ये तमाम नुकसान उठाने पड़ते हैं? देखिए, मैं एक बात स्पष्ट करता हूं, बड़े नेताओं की कमियां और छोटे कार्यकर्ताओं की कमियां उससे बराबर होती है। बड़े नेताओं का बड़ा व्यापक तरीका होता है, उन्होंने लंबे समय तक प्रदेश की राजनीति की है, उनके अपने इलाके में, अपने क्षेत्र में मुद्दे होते हैं, उनके अपने हित होते हैं और पार्टी को मजबूती देने के लिए तरीके होते हैं। मैं उस बात से नहीं जाना चाहता। अपने हितों को पार्टी के हितों से ऊपर रखने का काम भी तो कर रहे हैं कुछ नेता। नहीं, अगर कुछ लोग पार्टी से ऊपर अपने हितों को रखते हैं तो उसका परिणाम भी सामने आ जाता है, जिसको सब जनता स्वीकार भी करती है, समझती भी है। और कार्यकर्ता इस बात को बखूबी समझता है। इस संवाद की प्रक्रिया आपके मंच पर आज 1 घंटे के लिए हुई है, लेकिन कांग्रेस के कार्यकर्ता समझ चुके हैं, जानते हैं, पहचानते हैं कि हम अगर विधानसभा में षड्यंत्रों के बाद, सरकारी तंत्र के बाद अगर कहीं कुछ कमी रही है हमारी, तो हम उसको भी समझते हैं, उसको भी पहचानते हैं, जानते हैं। लेकिन ये विषय मंच पर कहने का, बताने का, विस्तार से उस पर डिबेट करने का नहीं है, ये सुधार करने का है। सारी तो पार्टी के अंदर की बातें खुलकर बाहर आ जाती हैं आपकी, राय सिंह जी, फिर भी आप कह रहे हैं कुछ बताने का विषय नहीं है। देखिए, आपका तरीका हो सकता है, नेताओं की बात को किस तरीके से आप उसको समझते हुए, देखते हुए, नेताओं के वक्तव्यों से आप उसका क्या आकलन करते हैं, ये विषय आपका है। लेकिन हमें पता है कि कांग्रेस के नेता जो हैं वो नेतृत्व पर विश्वास करते हुए प्रदेश के चलिए, अच्छी बात है। एक छोटा सा रिएक्शन विदु रावल जी, छोटा सा कमेंट, फाइनल कमेंट फटाफट से, ज्यादा लंबी बात मत खींचेगा, टाइम नहीं है। जी देखिए, हाँ, समय कांग्रेस का अच्छा नहीं चल रहा है और इसीलिए जो है एक जिम्मेदार सत्ता पक्ष होने के नाते जब कोई दुख में होता है, कोई तकलीफ में होता है, तो उनका ढांढस बढ़ाया जाता है, उनका ध्यान भटकाया जाता है, उनको प्रयास किया जाता है, उनके चेहरे पर हंसी विनोद आए। मैंने प्रयास तो किया लेकिन ये अन्यथा ले गए। इनका बड़ा दुख है, देखिए। और अभी उस दुख को जो है दूसरे हमारे जो इनेलो के प्रवक्ता उन्होंने भी जाहिर किया कि बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है कि लिस्ट जो है हो गई। अब जो है कायनात फट गई, किस प्रकार से लिस्ट जो है खारिज कर दी कांग्रेस पार्टी की। खैर, मैं इन दोनों प्रवक्ताओं के दुख के साथ मैं अपना भी दुख शामिल करता हूं, मैं उनके दुख में शामिल हूं। मैं जो है एक साहिर लुधियानवी का शेर है कि कभी खुद पे कभी हालात पर रोना आया, बात निकली तो हर बात पर रोना आया। मैं इन रोते हुए अपने भाइयों के आंखों से आंसू पूंछना चाहता था, लेकिन मेरी बात को अन्यथा ले गई है मेरे भाई। कोई बात नहीं, मैं तो केवल इतनी बात कह रहा था कि जादौन जी ने कहा था कि उदय भान जी को शायद ये पता चल गया कि दीपक बावरिया ने इस्तीफा दिया हुआ है। अब क्या हुआ कि दीपक बावरिया जी ने जो इस्तीफा दिया वो शायद इस्तीफा लिखकर जो है कबूतर के गले में चलिए ठीक है, ये बात आप कर चुके हैं। और विदु रावल जी, आज आपकी बातों से भारतीय जनता पार्टी का कॉन्फिडेंस जो है वो भरपूर तरीके से नजर आया है। निकाय चुनाव में आप कितने तैयार है, ये कॉन्फिडेंस कहीं ना कहीं आपकी बातों में छलक रहा था। एक छोटी सी बात आपने पीछे भी रोक दिए थे मुझे, मैं एक और भी कहना चाहता हूँ कि एक बड़ा पुराना जो है कबीर का दोहा है कि बुरा जो देखन मैं चला बुरा ना मिलिया कोई, बुरा जो देखन मैं चला बुरा ना मिलिया कोई, जो दिल खोजा अपना मुझसे बुरा ना कोई। ठीक है, किस प्रकार से लोग जो है गंदा आदमी ढूंढ रहे हैं। चलिए ठीक है, खोजेंगे तो शायद, क्योंकि समय इससे ज्यादा की इजाजत नहीं दे रहा। माफी के साथ अगर मैंने किसी को कम समय दिया, बहुत शुक्रिया आप सभी का जुड़ने के लिए और बातचीत करने के लिए, बहुत बहुत धन्यवाद।
तो देखिए, आज का विषय निकाय चुनाव से जुड़ा था और कांग्रेस में निकाय चुनाव से पहले किस तरह से गुटबाजी एक बार फिर से सामने आ रही है, उस पर हमने चर्चा की। हालांकि कांग्रेस का कहना है कि पार्टी में सब कुछ ठीक है, अगर कुछ कमियां भी हैं तो उसको हम दुरुस्त कर रहे हैं, निकाय चुनाव में विधानसभा से भी ज्यादा बेहतर परफॉर्म करेंगे। अब ये तो देखने वाली बात होगी। फिलहाल इसी के साथ इस खास कार्यक्रम में इतना ही। आप देखते रहिए हरियाणा न्यूज। नमस्कार।